हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी। तो हमने केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपको बोला भी था कि जो बच्चे दोबारा से केमिस्ट्री करना चाहते हैं, यानी कि आपको केमिस्ट्री अब दोबारा से शुरू कर दी गई है आपकी, तो इसको करने से पहले आपको जो पहले हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था। टॉपिक का नाम था द्रव की या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं जो हमने पहले क्लासेस ली थी उसमें मैंने लगभग 3 या 4 क्लासें ली थी। उसमें मैंने द्रव्य की सारी अवस्थाओं के मैंने आपको सारी अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ठोस, द्रव, गैस वगैरह वगैरह जितनी भी थी सारी मैंने आपको बताई थी। वो मैंने आपको बताई थी थ्योरेटिकल नोट्स के आधार पर, यानी कि नोट्स भी आपको साथ के साथ आपने बनाए थे। आज वाली क्लास है उसमें अगर आप चाहो तो मैंने आपको नोट्स बनाया था, बनाने के लिए बोला था कि आप साथ के साथ नोट्स बनाइए। अगर आपने नहीं बनाई है तो मेरे पास बने हुए हैं, आप मैसेज डाल देना। सीधी सी बात है, नोट्स आपको मिल जाएंगे लेकिन वो पेड रहेंगे। ठीक है। जब नोट्स आप बनाते हो तो पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, मान लीजिए 3 पेज में आपका टॉपिक है जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि आप 2 पेज खाली छोड़ दो। 2 पेज खाली छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब हम एमसीक्यू करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं या वन लाइनर क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो नई चीज हमें मिलती है वो हम इस 2 पेज में ऐड कर सकते हैं, ताकि अपने नोट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। नहीं, सारे के सारे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर क्लासेस ली हैं, तो वो बच्चे क्या करें, अपना यही टॉपिक निकालें, द्रव की अवस्थाएं। जो चीज आपको पता है या जो चीज आपको लगे कि हाँ ये नोट्स में हमारे नहीं थी पहले वाले में और इसमें है, तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। चलिए, टॉपिक का नाम था द्रव की अवस्थाएं। करते हैं शुरू। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो वन लाइनर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वन लाइनर, यानी कि सिंगल लाइन लाइन के थ्रू हम पढ़ेंगे। चलिए करते हैं शुरू। रसायन विज्ञान। कौन सी? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान होती है वो किसकी शाखा है? विज्ञान की एक शाखा है। क्या पढ़ना है? रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, किसकी? पदार्थ की। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की रासायनिक संरचना की, वो संरचना, पदार्थ कैसा है, ठोस है, द्रव है, उसके अंदर कौन से बंध हैं, उसके अणु कैसे हैं, परमाणु कैसे हैं, इन सारी बातों को पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? संगठन। यानी कि संगठन का मतलब होता है कि वो किस किस चीज से बना हुआ है। इमेजिनेशन कीजिए, मैंने आपको बोल दिया कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक पदार्थ है, अम्ल है, पदार्थ है। तो आपको इसकी संरचना आपको ध्यान होनी चाहिए भी, इसकी संरचना कैसी होगी, कौन किसके साथ बंध बनाएगा, है ना। और पहले तो संरचना हो गया, दूसरा संगठन, यानी कि संगठन में इसके लिए हाइड्रोजन चाहिए, सल्फर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये इसका संगठन हो गया। और इसके गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब, अब ये अम्ल है या क्षार है, उसके अलावा ये अम्ल है तो कौन सा अम्ल है, प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शंस है, वो कैसी केमिकल रिएक्शन करता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका एक बार, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है वो केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है, यानी कि रसायन विज्ञान के अंदर किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रसायन विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो वन लाइनर में अगर आप इसे पढ़ते तो मैं डायरेक्ट पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि मैंने आपको करवाया हुआ है, तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा चीजों को पहले धीरे धीरे चलेंगे, बाद में इसको फास्टली कर देंगे। अगला, पहली लाइन क्लियर। अगला है आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन अब सारे के सारे मैं ये नहीं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वन लाइनर क्लासेस चल रही है, सिंगल सिंगल लाइन से आपके क्वेश्चन उठेंगे। इसमें जो थ्योरेटिकल चीजें होंगी या पूरा आपको पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। तो रसायन विज्ञान के जनक, जनक का मतलब क्या होता है कि किसने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कवर किया या किसने इन चीजों को बारे में बताया। तो इसके रसायन, अब जो पहले चीजों की खोज करता है ना, वो ही क्या होता है, उसका जनक होता है। जनक का मतलब उसे जन्म देने वाला, तो इसी वजह से हम उसे पिता भी बोल देते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी इसे कह सकते हो, है ना। क्वेश्चन बन सकता है। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री का मतलब आ गया कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक होते हैं एंटोनी वॉन लेवोशियर। पूछा गया क्वेश्चन है, क्या नाम है? एंटोनी वॉन
एंटोनी वॉन लेवोसियर। लेवोसियर। अब देखो एंटोनी वॉन से आपसे कुछ, अब आप कनेक्ट करने का प्रयास करो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन था? जिसने जीवित कोशिका की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी, शुक्राणु की खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु विज्ञान के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इस तरीके से आप चीजें याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो एंटोनी वॉन लेवोशियर ने क्या किया था? रसायन विज्ञान के बारे में बताया। तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोशियर। कहां के रहने वाले थे भाई साहब? फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे ये। कब की बात है? 18वीं सदी की। कब की बात है? ये 18वीं सदी की बात है। ठीक है। अब मैं आपको यहीं पर दो आपके शब्द क्लियर करना चाहूंगा, शायद मैंने पिछली क्लास में कर दिए थे, अगर नहीं किए थे तो मैं आपको दोबारा कर देता हूं। खोज अलग चीज होती है और आविष्कार, दोनों में फर्क होता है प्यारे बच्चों। खोज और आविष्कार में फर्क होता है। सर क्या फर्क होता है? हमें तो एक जैसे लग रहे हैं। खोज का मतलब क्या है? खोज का मतलब होता है कि वो चीज पहले थी, पहले थी लेकिन हम जानते नहीं थे, हमें पता नहीं था। लेकिन आविष्कार का मतलब नया बनाया गया, नया बनाया गया। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। बिल्कुल समझा देते हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। देखो खोज का मतलब क्या है, आपको पता है ब्रह्मांड में कुल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 हैं। कितने हैं? 118। इसमें से 20 तो मानव ने खुद निर्मित किए हैं और 98 प्रकृति में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता हो जो ताम्र युग कालीन था, अपने जब आप सभ्यता पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे राजस्थानी हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, तो आपको सबसे पता हो तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी? तो तांबे की थी। तांबे की खोज की थी मानव ने। तो याद करो, क्या चीज याद करनी है कि तांबा इसका मतलब पहले नहीं था। मानव ने पहले तांबे, सबसे पहले तांबा उपयोग में, अगर पूछे ना मानव सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की तो तांबे की सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग किया था। तो मुझे एक बात बताइए, क्या तांबा इससे पहले नहीं था? क्या तांबा इससे पहले नहीं था? बिल्कुल था। ठीक है, तांबा इससे पहले बिल्कुल था भाई, ये तो नहीं कह सकते कि नहीं था, था, लेकिन पता नहीं था, लेकिन पता नहीं था। ठीक है, अब पता नहीं था तो इसका मतलब ये हो गया मानव ने खोज कर ली, तो वो चीज होगी, यानी कि जो चीज पहले ब्रह्मांड में थी या पृथ्वी पर थी या वायुमंडल में थी, वो चीज पहले थी लेकिन खोज उसकी बाद में हुई, तो उस प्रकार की चीज को हम बोलेंगे खोज। अब जैसे कोशिका की, कहीं आपने सुना है कि कोशिका का आविष्कार किसने किया? कोशिका का आविष्कार किसने किया? ये चीज आपने कभी नहीं सुनी। आपने यही सुना है कि कोशिका की खोज किसने की, मतलब कोशिका ह्यूमन बॉडी में थी लेकिन खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, है ना? ये चीज आप पढ़ के आते हो। आविष्कार का मतलब क्या है? आविष्कार का मतलब वो ये होता है प्यारे बच्चों, उसे बनाया गया है, उसे बनाया गया है, यानी कि पहले वो नहीं था। अब इसका मतलब आप समझोगे कैसे? मोबाइल फोन की अपने बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन जब हम दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा करते थे, उस टाइम हमने कभी इमेजिनेशन ही नहीं किया था कि हमारे पास ऐसा मोबाइल होगा कि हम किसी से कॉल पे बात कर सकेंगे, उसको वीडियो कॉल पे देख सकेंगे। कभी ये चीजें सोची नहीं थी, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा होता था, भाई हाँ हम टीवी देख रहे हैं, लेकिन आजकल हमारे हाथ में सब कुछ है। रेडियो हमारे हाथ में है, टीवी हमारे हाथ में है, कैमरा हमारे हाथ में है, म्यूजिक हमारे, सभी चीजें हमारे एक छोटे से डिवाइस में हमको मिली हुई है, लेकिन हमने कभी ये सोचा ही नहीं था। लेकिन किसी ना किसी बंदे ने तो मोबाइल को बनाया है, तो मोबाइल का आविष्कार हो गया। रेल, ट्रेन, जानते हो उसको, उसको भी किसी ना किसी बंदे ने बनाया है, तो वो क्या हुआ? वो आविष्कार हुआ। जो चीज बनाई गई है उसका आविष्कार सबसे पहले किसी ना किसी ने तो बनाई है, बाद में हम इस चीजों को फॉलो करते हैं और आगे उसको बढ़ाते हैं। खोज का मतलब जो चीज पहले थी बस उसको ढूंढ लिया गया है, उसे ढूंढ लिया गया है। ठीक है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? केमिस्ट्री। अब रसायन विज्ञान को ना इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। और मैं आपको बता देता हूं केमिस्ट्री एक अपवाद है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में ये अपवाद है। अब इसकी स्पेलिंग क्या है पता है?
नए नए बच्चे जो साइंस लेते हैं ना, उनको केमिस्ट्री की स्पेलिंग वो के से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग के से स्टार्ट नहीं होकर सी से होती है। CHEMISTRY, केमिस्ट्री। इसे के बच्चे केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बुक्स में भी कई बार केमिस्ट्री लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। तो केमिस्ट्री शब्द का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है अल्कीमिया। क्या अर्थ होता है इसका? अल्कीमिया, अल्कीमिया। और दूसरा होता है इसका अल्केमी, अल्केमी, और जिसका अर्थ होता है रसायन, धातु, औषधियों से संबंधित विज्ञान। यानी कि रसायन से संबंधित विज्ञान, धातुओं से संबंधित विज्ञान, औषधियों से संबंधित। औषधियां वैसे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हैं जो मेडिसिन होती हैं उनको औषधियां बोला जाता है। औषधि विज्ञान मैंने आपको टॉपिक सबसे लास्ट में करवा दिया था ना, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अगला है पदार्थ। अब पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ का एक नाम प्यारे बच्चों और होता है, इसे बोलते हैं द्रव्य। पदार्थ को द्रव नहीं, द्रव्य लिख रहा हूं मैं। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे द्रव और द्रव्य को एक कर देते हैं, तो दोनों में बहुत फर्क है। द्रव्य को पदार्थ भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? पदार्थ। तो कई बार आपको इस टॉपिक को द्रव्य की अवस्थाएं लिखा हुआ मिल सकता है, या पदार्थ की अवस्थाएं में भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर द्रव्य तो आपने करवाया ही नहीं, या पदार्थ आपने करवाया ही नहीं। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही बात है। चलिए अगली बात क्या है? वे वस्तु जो स्थान घेरती हैं। अब पदार्थ के गुण बता रहा है, वे पदार्थ है क्या चीज? तो वे वस्तु जो स्थान घेरती हैं। हाँ, अब जैसे ये मार्कर है, तो ये प्रॉपर कोई ना कोई जगह घेर रहा है। दूसरी बात, इनके अंदर द्रव्यमान होता है, बिल्कुल इसके अंदर भी द्रव्यमान है। भार और द्रव्यमान में फर्क होता है, वो मैं आपको फिजिक्स में बता चुका हूं, और जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा बता दूंगा। सीधी सी बात है, जो द्रव्यमान होता है वो पदार्थ में कणों की मात्रा होती है, और जो भार होता है वो द्रव्यमान को ग्रेविटी से, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका जो गुणनफल होता है वो आपका भार होता है। भार एक प्रकार का बल होता है, फोर्स होता है भार एक प्रकार का। इसी वजह से आप चंद्रमा पर कभी आपको मौका मिले, आप चंद्रमा पे जाओगे तो वहां पर आपके भार में 6% कमी आ जाएगी। यानी कि यहां पर भार अगर आपका 42 किलो है, तो चंद्रमा पे आपका भार 7 किलो रह जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान होता है, भौतिक अस्तित्व होता है। एग्जांपल्स, सोना। ये सोना वो सोना नहीं है जो आप सोना समझ रहे हो, ये सोना गोल्ड है, ओरम है, ठीक है ना, ये सोना बाबू वाला सोना, ये भी ध्यान रखना है। चांदी, गोल्ड जिसे आप इसको क्या बोलते हो? सिल्वर बोलते हो, जो कि काफी महंगी हो रखी है अब ना, काफी महंगी हो रखी है। मैं तो आप रात को ना अलग से मतलब लॉक वगैरह लगा के सोता हूँ खुद के, कहीं मुझे ये मेरा जो उठा के ना ले जाए ना, चांदी का यह ध्यान रखना पड़ता है। अगला है जल, वाटर, H2O, ये एक प्रकार का यौगिक होता है। वायु, ये मिश्रण होती है, ठीक है, ETC। इसके अलावा जो भी चीजें आपके पास बचती हैं वो सारी सारी क्या होती है? पदार्थ होती है। ये भी आपको क्लियर हो गई। चलिए अगला है तत्व शब्द का प्रयोग। सबसे पहले किसने किया तत्व शब्द का प्रयोग? तत्व शब्द का जो प्रयोग था वो किया था रॉबर्ट बॉयल ने। वैज्ञानिक का नाम रॉबर्ट बॉयल, बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। तत्व शब्द, अब इसको कैसे याद करोगे? देखो सिर्फ फनी ट्रिक है, क्योंकि अब हम ट्रिक लगा के चीजों को याद करने का प्रयास करें। वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी आपको याद कर। तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। अब इसको याद करो ट्रिक से, ये किसी भी बुक्स में नहीं मिली हुई है, मैंने अभी अभी अपने दिमाग में। तत्व का मतलब क्या होता है? जो बागड़ी लैंग्वेज होती है उसमें गर्म चीज को पता है क्या बोलते हैं? गर्म चीज को बोलते हैं तत्ता। क्या बोलते हैं? तत्ता। इधर बॉयल का मतलब क्या होता है? उबलना। तो उबलकर कोई चीज क्या होती है? ताती होती है। तो तत्व की खोज रॉबर्ट बॉयल। इस तरीके से अगर आप ट्रिक बनाकर, मैंने आपको जब साइंस पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने आपको यही बात बोली कि शब्द को शब्द से कनेक्ट करो। देखो अब कई बच्चे शायद इस पर नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, क्या बता रहे हो सर, क्या मतलब? अरे ट्रिक का कोई मतलब ही नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता ट्रिक का, बस आपके दिमाग में अटक जाए कहीं ना कहीं। एग्जाम में क्वेश्चन राइट करने होते हैं, अपने को लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में परवाह नहीं करनी। आपसे कुछ भी ट्रिक बन रही है और आपके दिमाग में अटक रही है ना, तो उसको अटका लो दिमाग में कहीं ना कहीं, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें आपको आ जाएगी। ठीक है, तो तत्व का शब्द प्रयोग रॉबर्ट बॉयल, मुझे भी याद हो गया साथ के साथ ट्रिक बनाकर। तत्व से ताता, गर्म, और गर्म का मतलब होता है उबलना। इस तरीके से चीजों को याद करके किया करो, कहां प्रॉब्लम आ रही है ना।
अगली बात, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव क्या होता है? अतिशीतित द्रव होता है बेटा जी जो बहुत ज्यादा ठंडा द्रव, बहुत ही ज्यादा ठंडा द्रव। तो आप बोलोगे सर बर्फ तो बहुत ठंडी होती है। नहीं होती, इससे भी ठंडी चीजें हैं। मतलब इसका, मेरा कहने का मतलब नहीं उसका टेम्परेचर डाउन होता है, नहीं। अतिशीतित का मतलब ये नहीं था कि उसका टेम्परेचर डाउन होगा, वो छूने पर बहुत ठंडी लगी, नहीं, ऐसा मतलब नहीं होता। मतलब क्या होता है, वो होते तो ठोस ही हैं, होते तो क्या, ठोस ही हैं। उसे आप देखोगे तो उसका एक निश्चित आकार होगा, सारी चीजें ठोस के गुण होंगे, लेकिन वो ठोस होगा कैसा, अक्रिस्टलीय। कैसा होगा, अक्रिस्टलीय। अब आप बोलोगे सर क्रिस्टलीय शब्द फिर नया आ गया, अक्रिस्टलीय क्या होता है? तो अक्रिस्टलीय भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे आपने कभी कांच देखा है, कांच, कांच से एक शायरी याद आ गई है, हारे हुए मैदान में फिर से उतरेंगे हम, टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। ठीक है, तो अब कभी आपने टूटा हुआ कांच देखा होगा, टूटा हुआ कांच देखा होगा, क्या वो एक प्रॉपर आकार में टूटता है क्या? प्रॉपर आकार में टूटता है क्या? नहीं। मान लीजिए आपके पास कांच की कोई शीट है, अब वो टूटती है तो वो एक प्रॉपर आकार में नहीं टूटती, वो एक अनियमित आकार में टूटती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कणों की व्यवस्था होती है वो अनियमित और अनिश्चित होती है, इसी वजह से वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके क्रिस्टल नहीं बनते। तो वैसे द्रव क्या, वैसे ठोस क्या कहलाते हैं? अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण की आकृति तथा व्यवस्था अनियमित व अनिश्चित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव। और क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। और क्या बोलते हैं? आभासी ठोस। तीनों एक ही बात है। क्या क्या? अतिशीतित द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस और आभासी, दोनों ए तीनों में ए लग रहा है, तो ए से ऐसे अक्रिस्टलीय, ऐसे अतिशीतित, ऐसे आभासी। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्यारे बच्चों कांच से पूछा जाता है। एक बार मुझे एग्जाम नहीं ध्यान में है, लेकिन क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि जो पुराने समय की जो इमारतें बनी हुई है उनकी जो खिड़कियां होती हैं वो नीचे से मोटी होती हैं, नीचे से क्या होती है? मोटी, और ऊपर से पतली, यानी कि इस शेप की होती है, इस शेप की। जो खिड़कियों के अंदर कांच लगते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। क्यों होती हैं? क्योंकि ये अतिशीतित द्रव होता है, कण नीचे की ओर बहते रहते हैं, तो इस वजह से ये परतें होती हैं वो मोटी हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। किस बल के कारण ठोस पदार्थ अत्यंत सघन, सघन का, अत्यंत सघन का मतलब बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं, और दूसरा उनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव्य अवस्था में आती है, यह भी मैंने आपको करवाया होता है। गलनांक का मतलब क्या होता है? वह ताप जिस पर कोई वस्तु, ठोस वस्तु द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होती है, वह ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई वस्तु, ठोस या वस्तु द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होती है, तो वो उसका क्या होता है? गलनांक होता है। तो ठोस, इस बल के कारण ठोस पदार्थ अत्यंत सघन तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं। तो वो बल आपको याद रखना है, अंतर आणविक बल। कौन सा? अंतर आणविक बल। क्लियर? चलिए, ये सारी चीजें मैंने आपको करवाई हुई हैं, सारी चीजें करवाई हुई। आप ये चैप्टर को देखकर इस क्लास को देखोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं आपको द्रव की अवस्थाओं में कभी कोई डाउट नहीं होगा, और कभी भी आपका क्वेश्चन पूरी लाइफ में गलत नहीं होगा। चलिए, द्रवों को गर्म करने पर उनके कणों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल घटता है। बिल्कुल घटता है भाई। क्यों घटता है? क्योंकि द्रवों में, जब आपको पता है द्रवों को उष्मा, किसी भी पदार्थ को आप उष्मा देते हो तो उसमें कणों का क्या होता है? प्रसार होता है, यानी कि कण एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, इसी वजह से अंतराण्विक बल होता है वो घटता है, तभी तो वो कमजोर होता है ना। ठीक है, अगला है टूथपेस्ट। जो आप माउथ फ्रेश के लिए करते हो, टूथपेस्ट, कोलगेट जिसका बोलते हो, टॉयलेट सॉय, मृदु पेय आदि किसके उदाहरण है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं, नाम आ गया। तो ये क्वेश्चन टूथपेस्ट वाला पूछा गया था एक बार कि टूथपेस्ट है वो मिश्रण है या यौगिक है, क्या चीज है? या मिश्रण है तो समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? तो आप बोलोगे कि टूथपेस्ट होता है वो समांगी मिश्रण होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विसरण क्या होता है? अब देखो, विसरण की यहां पर दो परिभाषाएं बनती है, लेकिन दोनों एक्यूरेट है। जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको क्या बताया था विसरण के बारे में? कि पदार्थों का या द्रव्यों का
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या होता है? विसरण। लेकिन यहां पर विसरण की क्या परिभाषा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, बस आपको दोनों चीजें कनेक्ट करोगे तो समझ में आ जाएगी। दो या दो से अधिक द्रव्यों के स्वतः परस्पर मिलकर समांग मिश्रण बनाने की प्रक्रिया, दो या दो से अधिक। अब इसको समझो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, दोनों चीज एक ही है, एक ही चीज है, आपको अलग अलग लग रही है लेकिन है एक ही चीज। देखो, ये मान लीजिए कोई एक जगह है जहां पर क्या है, सांद्रता अधिक, और यहां पर विसरण की प्रक्रिया अपने को करवानी है, यहां तक पड़ता सांद्रता है कम, यहां पर सांद्रता अधिक, यहां पर सांद्रता कम। क्या बोल रहा है कि उच्च सांद्रता से पदार्थों का निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, बिल्कुल यही है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक, तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, तो दो पदार्थ हो गए, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, दो पदार्थ हो गए। अधिक द्रव्यों, अब द्रव्यों वो ठोस द्रव कुछ भी हो सकता है, पर स्वतः, स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप। स्वतः का मतलब क्या होता है, अपने आप। अपने आप मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होगी या नहीं होगी विसरण में? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि स्वतः। अगर अस्वतः लिखा जाए यानी कि मन द्वारा करवाया जाएगा तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। हम कोई काम करवाएंगे तो उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी, अगर वो अपने आप कर रहा है तो ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक फनी सा एग्जांपल बताता हूं, इसको आप कैसे समझोगे। जब बचपन में आपने ना, आजकल तो स्कूलों में शायद कम देखने को मिलता है, पहले ना स्कूलों में मिट्टी इसके अपने सीमेंट के और ईंटों के ना हाथी बनाए जाते थे, ठीक है। और मुझे ये बचपन की चीजें इसलिए याद है क्योंकि जब हम हमारे ननिहाल जाते थे तो वहां पे गांव का जो स्कूल है वहां पर बना हुआ है अभी तक हाथी को। हम अभी, इतना बड़ा हो गया मैं, अभी अगर हम जाते हैं तो उस हाथी पे तो जरूर खेल के आते हैं 5-10 मिनट। अब उस हाथी में क्या चीज होती है, ठीक है, मतलब रफली बना रहा हूं मैं, इस प्रकार से बना हुआ है वो, और यहां पर तो है सीढ़ियां और यहां पर है फिसलन पट्टी, यहां पर क्या है, फिसलन पट्टी। अब समझना, आपको विसरण भी समझ में आ जाएगा। जब हम सीढ़ियां से इसके ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि ग्रेविटी के विपरीत जाते हैं, तो हम ऊपर चढ़ते तो हमारी बॉडी से एनर्जी लगती है, हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। लेकिन इसी फिसलन पट्टी पर जब हम बैठकर फिसलते हैं तो हमारे शरीर की कोई एनर्जी नहीं लगती। लेकिन हम फिर क्या पता क्या प्रयास करते थे, हम इस फिसलन पट्टी पर ऊपर चढ़ने का प्रयास करते थे तो हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती थी। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब कोई पदार्थ गमन करते हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं, विसरण। तो क्या बोला है इसने, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, दो या दो से अधिक द्रव्य परस्पर मिलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कौन सा मिश्रण बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। मुझे लगता होगा आपको दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांगी मिश्रण, इस मिश्रण में प्रत्येक भाग में सम्मिलित पदार्थों का संगठन समान होता है। सम्मिलित पदार्थों का संगठन क्या होता है, समान होता है। अब समांगी मिश्रण का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक गिलास लेना, दो गिलास लेना, ले लेना कांच के, कांच के लेना, तोड़ मत देना, नहीं तो घर से मम्मी से मार खा लोगे बिना मतलब की। करना क्या है, एक गिलास में तो एक चम्मच, दोनों में पानी भर लेना, एक गिलास में तो एक चम्मच चीनी या नमक घोल लेना, और एक में एक चम्मच मिट्टी घोल लेना। जब नमक अच्छी तरह से घुल जाएगा तो आपको नमक का वो पूरा ट्रांसप्लांट दिखेगा, लेकिन मिट्टी घुली हुई आपको दिख जाएगी, मिट्टी आपको उसमें दिख जाएगी कि इसमें मिट्टी घुली हुई है। तो समांगी मिश्रण कौन सा हो गया, नमक और पानी का जो घोल होगा वो समांगी मिश्रण होगा, और मिट्टी और पानी का जो घोल होगा वो विषमांगी मिश्रण होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में चीजें अलग अलग हुई हैं। संगठन क्या हुआ, नमक और पानी का संगठन क्या हो गया, समान हो गया। अगला है विषमंगी, इस मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों का संगठन असमान होता है, ये विषमंगी मिश्रण हो गया। अगला देखिए कोलाइड, कोलाइड होता है ना वो विषमंगी मिश्रण का एक भाग होता है। कोलाइड क्या होता है, विषमंगी मिश्रण का एक भाग होता है। बार बार माइक को देखना पड़ रहा है कहीं बंद ना हो जाए, मैं ऐसे बोलता रहूं आपको वॉइस ही ना सुनाई देना। चलिए, कोलाइड क्या होता है, विषमंगी एक मिश्रण का भाग होता है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी कि ये कोलाइड अगर नाम आ जाए तो आपको दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि ये मिश्रण है, यौगिक तो नहीं है, मिश्रण है, यौगिक तो नहीं है। तो कोलाइड क्या होते हैं, मिश्रित पदार्थ के कण एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। अब नमक और चीनी, नमक और पानी अच्छे से घुल गए थे तो वो क्या थे, पूर्णतः मिश्रण थे।
मिट्टी नहीं घुली थी तो वो अपूर्ण मिश्रण हो गया। तो विषमांगी मिश्रण का एक भाग होता है कोलाइड। अभी बता रहा हूं कि कौन कौन से एक दूसरे के कण पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। अब आपने झाग देखे होंगे, खास करके जब घर पे अपने कपड़े वगैरह धोते हैं तो उसमें साबुन के झाग बनते हैं, तो वो किसका मिश्रण होता है? वो एक कोलाइडी मिश्रण होता है गैस और द्रव का। किस किसका? गैस और द्रव का। क्योंकि जो झाग होते हैं उसमें वायु गैसीय अवस्था में और द्रव पानी, तो उनका ये झाग बनता है। अगला होता है पायस, द्रव और द्रव। पायस क्या होता है? द्रव और द्रव आप मिला दोगे उसे पायस बोलोगे। और इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है दूध। उसके बाद में सोल, ठोस और द्रव। अब सोल को कैसे याद रखोगे पता है? ठोस और द्रव का मिश्रण। बागड़ी में बोलो कादो दे खड़ोगे, कीचड़, कादो कीचड़, वो एक प्रकार का सोइल होता है। क्यों? मिट्टी के कण होते हैं, ठोस और द्रव होता है लिक्विड फॉर्म में, दोनों को मिला दो सोल बन जाएगा। कहते हैं ना कि लड़का कठोर होता है ठोस की तरह और लड़कियां कोमल होती हैं द्रव की तरह, लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है तो कादो ही कादो हो जाए। ठीक है, चलिए। हाइड्रोकोलाइट, जल में कणों का निलंबन। हाइड्रोक्लाइड, जल में कणों का निलंबन। ये फनी बातें इसलिए की जाती हैं ताकि आपको पढ़ने में क्लास बोरिंग ना लगे, थोड़ा थोड़ा बीच में होता रहता है ना। ठीक है, पीएच पैमाने का आविष्कार। अब ये देखो, पीएच पैमाने का आविष्कार, मैंने पहले खोज बताया था, अब आविष्कार आ गया। यानी कि पीएच पैमाना है, इसका आविष्कार किया गया। ये पहले था नहीं, इसको बनाया गया है। किस चीज को मापने के लिए? अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारकता मापने के लिए, उसका पीएच मान मापने के लिए। जब आप 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद में बीएससी एमएससी करोगे, तो आपको पीएच मान कैसे निकाले जाते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। अभी यहां पर तो सीधा डायरेक्ट आपको रट्टा मारना होता है, बस बात खत्म। ठीक है, पीएच पैमाने का आविष्कार किसने किया? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। नाम ही तकड़े तकड़े हैं, और तो बात की बात। सोरेनसन ने किया था, और कब किया था? 1919। सोरेनसन थे कहां के रहने वाले थे? डेनमार्क के। कहां के रहने वाले? डेनमार्क के। अगला, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में पूछे तो कोलाइडी, और कोलाइडी में पूछे तो पायस, जो मैंने अभी यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, अगला है जल क्या है? तो जल ठोस है, द्रव है। तो जल क्या होता है? द्रव होता है। अगर पूछे कि द्रव मिश्रण है या यौगिक है, तो आपको कहना है कि द्रव जल क्या है? एक यौगिक है। सर यौगिक कैसे है? क्योंकि यह H2 प्लस O2 से मिलकर 2H2O बनाता है। और यौगिक कब बनते हैं? जब पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। शायरी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी हम बोलते रहते हैं क्या कि नए बंध, पुराने बंध टूटते हैं तभी नए बंध बनते हैं, या जब कोई नया बंध बनता है तो पुराना बंध या तो टूट जाता है या कमजोर हो जाता है। यह बात समझदार को इशारा काफी होती है। और इसी के साथ साथ एक शायरी और पेश की जाती है कि केमिस्ट्री ही हमें सिखाती है, सब्र कीजिए रंग जरूर बदलेगा। ठीक है, चलिए। दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl में से कौन सा मिश्रण का उदाहरण है? ठीक है, तो आपका ये दूध नहीं था भाई, कुछ और था यहाँ पे, इस्पात होगा आपका। ठीक है, क्या होगा? इस्पात मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यौगिक होता है। तो मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? इस्पात हो जाएगा। अगला, द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम दिया गया था। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? पदार्थ में उपस्थित कणों की मात्रा। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाव। तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए एक नियम दिया गया था। किसने दिया था? यह भी एंटोनी वॉन लेवोशियर ने ही दिया था। इन्होंने बोला था कि जो ब्रह्मांड का कुल द्रव्यमान है वो निश्चित है, उसे आप ना खत्म कर सकते हो और ना बढ़ा सकते हो, ना वो आप उसे कम कर सकते हो ना बढ़ा सकते हो। उसका जो नियत द्रव्यमान है, जो उसका द्रव्य निश्चित द्रव्यमान है वो नियत रहता है, आप उसे बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप कभी देखना, ये एक है ना, पृथ्वी पर इंसानों का आना जाना, लोगों का आना जाना ये लगा रहता है। लेकिन अगर साइंटिफिकली सोचें तो ये एक सर्किल है, वो घूमता रहता है। एक सर्किल है, वो घूमता रहता है। ठीक है, तो आपने अपने खेतों में जैसे फसलें बोते हैं, ठीक है, तो एक छोटा सा पौधा अपने एक बीज बोते हैं और वो बड़ा पौधा बन जाता है। उसका द्रव्यमान तो बड़ा है, वो द्रव्यमान कहां से बढ़ा? सनलाइट से, एनर्जी से, क्लोरोफिल से, ग्लूकोज का निर्माण हुआ, भूमि से जल आया, वो थोड़ी थोड़ी चीजें करके पौधा बड़ा हो रहा है।
बाद में हम उस चीजों को, जैसे नरमा की बुआई चल रही है, नरमा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, समय आने पर उसका हम फसल को काट लेते हैं, चीजों को बाजार में लेके चले जाते हैं, वो चीजें घूम रही है बस, उस चीज को कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। वही चीजें बाद में कुछ मिट्टी में मिल जाती हैं, कुछ अपने कपड़े, जैसे उस कॉटन से कपड़े बनते हैं, तो वही कपड़े हम पहनते हैं, बाजार में आते हैं, वो कहते हैं ना इंसान खुद ही बीज रहा है, खुद ही बेच रहा है, खुद ही बना रहा है, खुद ही खा रहा है ना, तो ये एक सर्किल है, चलता रहेगा। अगला चीज है निलंबन के कणों का आकार। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निलंबन के कणों का आकार होता है 10 टू पावर -5 टू 10 टू पावर -7। दोनों में बड़ा कौन होता है? दोनों में बड़ा होता है 10 टू पावर -5, ठीक है। अगला है जल, झाग, सॉल किस प्रकार के मिश्रण है? तो कोलाइडी मिश्रण है, बता दिया। अगला टिंडल, ब्राउनी गति, स्कंदन किसके प्रमुख गुण हैं? तो कोलाइडी के हैं। उसके बाद में कोहरा, गैस में द्रव का कोलाइडी विलयन होता है। कोहरा जो पड़ता है ना, वो गैस में क्या होता है? द्रव का मिश्रण होता है। अगला वायु, आसुत जल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? अब वायु आपको पता ही है, गैसों का मिश्रण होता है। गैसोलीन क्या होता है? ये भी मिश्रण होता है। एलपीजी भी क्या होता है? गैसों का मिश्रण होता है। आसुत जल, ये सिर्फ नॉर्मल जल है, जल एक आपको पता है यौगिक होता है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी कि कोई भी लवण वगैरह, बिल्कुल अशुद्ध जल का मतलब होता है शुद्ध जल। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलते हो डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर बोलते हो। कभी आप मेडिकल शॉप पे जाना तो वहां पर आप उनको बोलोगे डिस्टिल वाटर दीजिए, तो जो इंजेक्शन आते हैं आईवी लगाने के लिए, तो उसमें डिसॉल्व करने के लिए सूखे इंजेक्शन आते हैं, तो उसके साथ डिस्टिल वाटर होता है, और आपको बोला भी होगा कि आप इसको तैयार कर सकते हो। और यार छोटे बच्चों को दवाई दी जाती है, जो छोटे बच्चों के लिए जो दवाई आती है, उसमें आपको एक सूखी दवाई होती है और एक छोटी सी पानी की बोतल होती है, तो वो डिस्टिल वाटर होता है, बिल्कुल शुद्ध वाटर जिसे आप बोल सकते हो। उसका पीएच भी कितना होता है? 7 होता है। अगला, समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? वास्तविक विलयन भी बोलते हैं। तो ये थी अपनी द्रवों की अवस्थाओं की छोटी सी क्लास। इसके शायद 2 पार्ट में और बनाऊंगा इसी तरह से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे से क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही लगातार आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लासेस के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।